से बाहर निकलने वाली थी, ग्रीष्मा ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। प्लीज तारा, मेरे लिए रुक जाओ। ये शादी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है और मैं सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। तारा ने समझाने की कोशिश की। मैम, मेरी वजह से आप दोनों के बीच पहले ही झगड़ा हो चुका है। मैं अनजाने में आप लोगों के बीच की दीवार बन रही हूँ। ग्रीष्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रही बात ध्रुव की, तो मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। अब तुम पीछे मत हटना। तारा ध्रुव का वो खड़ूस एटीट्यूड नहीं झेलना चाहती थी, पर ग्रीष्मा के आगे उसे हार माननी पड़ी। तारा ने पूछा, आप गुजरात से है ना? तो क्या मुझे आपके साथ गुजरात चलना होगा? भले ही मैं गुजरात से हूँ, लेकिन ध्रुव की फैमिली जयपुर से है। शादी की तैयारियां परफेक्ट हो, इसलिए दोनों फैमिलीज अभी जयपुर वाले घर पर ही रुकी हुई है। तुम भी हमारे साथ वहीं चल रही हो। तारा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ये तो बढ़िया है। शादी से पहले ससुराल वालों को परखने का पूरा मौका मिल रहा है। आप दोनों में बहुत प्यार होगा, तभी तो लव मैरिज हो रही है। ग्रीष्मा हल्का सा हंसी। हमारी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। ध्रुव के डैड और मेरे पापा सालों पुराने बिजनेस पार्टनर और पक्के दोस्त थे। उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हमारी शादी तय कर दी। मैं तो पिछले कई सालों से न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही थी। 3 महीने पहले जब इंडिया लौटी तब इस शादी के बारे में पता चला। तारा ने अचानक सीधा सवाल दाग दिया, तो क्या आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है? ग्रीष्मा के चेहरे का रंग थोड़ा बदला, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। मुझे क्यों एतराज होगा? ध्रुव एक परफेक्ट लड़का है। ग्रीष्मा ने बात को वहीं खत्म किया और ध्रुव को बुलाने बाहर चली गई। बाहर ध्रुव गाड़ी के पास गुस्से में टहल रहा था। ग्रीष्मा ने पास जाकर मजाकिया अंदाज में अपने कान पकड़े। आई नो, मैंने तुमसे बिना पूछे उसे काम पर रख लिया, पर हमारी वजह से उसकी नौकरी गई थी। मुझे गिल्ट हो रहा था। ध्रुव ने एक ठंडी सांस ली। तुम बहुत मासूम हो ग्रीष्मा, लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया का हर इंसान तुम्हारी तरह अच्छा हो। देखना कहीं वो तुम्हारा फायदा ना उठा ले। खैर, उसे समझा देना कि मुझसे 2 गज की दूरी बनाकर रखे। उसने ग्रीष्मा को गले लगा लिया। रात को तीनों ने एक साथ डिनर किया और फिर जयपुर के लिए रवाना हो गए। गाड़ी की फ्रंट सीट पर ध्रुव और ग्रीष्मा थे और पिछली सीट पर अकेली तारा बैठी थी। सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद तारा को ऐसी गहरी नींद आई कि उसे मजे से खर्राटे लेना शुरू कर दिया। मेरी रातों की नींद बर्बाद करके खुद कितने सुकून से सो रही है ये लड़की। ध्रुव स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया। तारा की टेंशन खत्म हो गई है, इसलिए वो आराम से सो रही है। तुम ड्राइव पर फोकस करो। ग्रीष्मा ने उसे शांत करना चाहा। ध्रुव ने चिढ़कर म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर दिया। ग्रीष्मा ने तुरंत वॉल्यूम कम करते हुए कहा, ध्रुव वॉल्यूम कम करो, तारा जाग जाएगी। जिस लेवल के इसके खर्राटे हैं ना, यहाँ बम ब्लास्ट भी हो जाए तब भी इसकी नींद नहीं खुलने वाली। ध्रुव ने मुंह बनाया और दोबारा वॉल्यूम बढ़ा दिया, पर तारा वाकई कुंभकर्ण की बहन निकली। वो बिना डिस्टर्ब हुए सोती रही, जिससे ध्रुव का पारा और चढ़ गया। सुबह के करीब 4 बजे वो जयपुर पहुंचे। ध्रुव काफी थक चुका था और ग्रीष्मा भी गहरी नींद में थी। ध्रुव ने गाड़ी रोकी, प्यार से ग्रीष्मा को गोद में उठाया और उसे अंदर कमरे में लिटाकर वापस बाहर आया। गाड़ी के पास आकर उसने तारा को जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया। आवाज दी, लेकिन तारा टस से मस नहीं हुई। चिढ़कर ध्रुव ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, वो तारा को झकझोरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी शर्ट की ऊपरी पॉकेट से कीमती गिफ्ट बॉक्स फिसलकर सीधे सोई हुई तारा के ऊपर गिर गया। वो एक छोटा सा इयरिंग बॉक्स था जो ग्रीष्मा के लिए था और अब वो ठीक तारा की गोद पर अटका हुआ था। वो कार के अंदर थोड़ा और झुका। उसका चेहरा तारा के चेहरे के ठीक सामने था, इतना करीब कि ध्रुव की गर्म और तेज सांसें तारा के चेहरे को छू रही थी। ध्रुव का पूरा फोकस उस बॉक्स पर था। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल तारा की आंखें खुल गई। सामने इतने करीब ध्रुव का चेहरा देख तारा के होश उड़ गए। उसने हड़बड़ाकर कहा, क्या कर रहे हैं आप? तारा की अचानक आवाज सुनकर ध्रुव बुरी तरह घबरा गया। वो झटके से पीछे हटना चाहता था, लेकिन कार की छत से उसका सिर टकराने ही वाला था कि उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। खुद को संभालने का कोई मौका नहीं मिला और ध्रुव सीधे तारा के ऊपर ही जा गिरा। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और दिल की धड़कनें मानो थम चुकी थी। तारा ने गुस्से में ध्रुव को पीछे धकेला। ध्रुव जैसे तैसे सीधा खड़ा हुआ, पर शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी नजर गाड़ी में रखी पानी की बोतल पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे बोतल उठाई और पूरा पानी तारा के मुंह पर उंडेल दिया। क्या प्रॉब्लम है आपकी? पागल हो गए हैं क्या? तारा झटके से उठी और चिल्लाने लगी। ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करवाया। जैसे ही तारा शांत हुई, ध्रुव ने हाथ हटाया और गुस्से में फुसफुसाया, ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इतना करीब आने का। मैं तो बस अपना ये बॉक्स उठा रहा था जो तुम्हारी गोद पर गिर गया था। अगर तुम आम इंसानों की तरह सीधे से जाग जाती तो ये सब तमाशा ना होता। तारा ने भी पलटकर करारा जवाब दिया, ओह रियली? गलती मेरी है। सोए हुए इंसान पर कोई इस तरह गिरता है क्या? बॉक्स उठाने का ये कौन सा तरीका है? अपनी होने वाली वाइफ को तो बड़े प्यार से पहले ही अंदर ले गए और मेरे ऊपर सीधा पानी डाल दिया। खड़ूस कहीं के। माइंड योर लैंग्वेज मिस तारा। ध्रुव ने आंखें करी, तो क्या गलत कह दिया? मैं सिर्फ ग्रीष्मा मैम के लिए काम करती हूँ, आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपकी हर बदतमीजी सहूंगी। मुझे मेरे रुकने की जगह बता दीजिए, मुझे इस गाड़ी में 1 सेकंड भी नहीं रुकना। तारा गुस्से में गाड़ी से निकली और घर की तरफ चल दी, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो रुक गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस आलीशान महल जैसे घर में जाना कहाँ है। ध्रुव इयरिंग बॉक्स जेब में रखता हुआ आगे बढ़ा। तारा पैर पटकती हुई उसके पीछे पीछे बड़बड़ाती चली, किसी दिन इस पानी के बदले का हिसाब मैं ब्याज समेत पूरा करूंगी। बहुत बड़ा एटीट्यूड है इस इंसान में। जैसे ही तारा ने घर के अंदर कदम बढ़ाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो वाकई किसी राजसी महल जैसा था, तभी इसमें इतना घमंड है। बड़े लोग, बड़ा घर और उससे भी बड़ा एटीट्यूड, वो सोचने लगी। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, रुक जाओ, तुम इस तरह से इस घर में कदम नहीं रख सकती। तारा हैरान रह गई। तारा ने चौंक कर पीछे देखा तो कड़क तेवरों वाली एक रौबदार महिला खड़ी थी। वो ध्रुव की माँ रत्ना सिंघानिया थी। उन्होंने तारा को घूरते हुए तीखे लहजे में कहा, तुम कौन हो? सिंघानिया मेंशन में बाहरी लोगों की इस तरह एंट्री नहीं होती। तारा हैरान रह गई। तभी पीछे से ध्रुव आया और शांत आवाज में बोला, माँ, ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये ग्रीष्मा की नई असिस्टेंट है तारा। रत्ना जी के तेवर और कड़े हो गए। असिस्टेंट? ग्रीष्मा ने बिना पूछे इसे रख लिया? शादी का घर है, करोड़ों के गहने पड़े हैं, ऐसी अनजान लड़की को घर में लाना सेफ नहीं है।
ध्रुव ने जेब में हाथ डाला और मुस्कुराकर हवा दी। मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूं मां, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तारा का खून खौल उठा। वो कड़क आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आई हूँ। ग्रीष्मा मैम ने मुझे काम पर रखा है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो उनको समझा लीजिए। मैं अभी वापस चली जाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस घमंडी महल में रुकने का। माइंड योर लैंग्वेज लड़की। रत्ना जी ने उंगली उठाई। ध्रुव, इसे इसी वक्त बाहर करो। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, सीढ़ियों से ग्रीष्मा भागती हुई नीचे आई। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह कांपते हुए सोचने लगी, नहीं, तारा को यही रहना होगा, वरना मेरा प्लान खराब हो सकता है। ग्रीष्मा ने तुरंत रत्ना जी के हाथ थामकर मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी मम्मी जी, पर तारा को मैंने ही हायर किया है। न्यूयॉर्क से आने के बाद मुझे यहाँ के फंक्शंस का आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे एक लोकल असिस्टेंट चाहिए थी। प्लीज इसे मत निकालिए। बहू का दिल ना दुखाने के लिए रत्ना जी ने एक गहरी सांस ली और तारा को चेतावनी दी। ठीक है ग्रीष्मा, पर अगर एक भी चीज इधर उधर हुई तो जिम्मेदार तुम होगी। ये कहकर वो चली गई। ध्रुव ने चिढ़कर तारा से कहा, बच गई तुम। कॉर्नर में वो गेस्ट रूम है, वहां जा और सो जा। तारा पैर पटकती हुई गेस्ट रूम में गई और बिस्तर पर गिरते ही सो गई। अगली सुबह हॉल में पूरा परिवार मौजूद था। ध्रुव और ग्रीष्मा के डैड भावेश जी लैपटॉप पर ज्वेलरी डिजाइन देख रहे थे। पास ही ध्रुव की माँ रत्ना जी और ग्रीष्मा की माँ सरिता जी शादी की प्लानिंग कर रही थी। भावेश जी ध्रुव के डिजाइन से इंप्रेस होकर बोले, तुम्हारा बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है ध्रुव। आज तुम्हारे पापा होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। सरिता जी ने मुस्कुराते हुए चाय रखी। साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी होती कि ध्रुव उनका वादा निभाने के लिए हमारी ग्रीष्मा से शादी कर रहा है। सब खुश थे। तभी ग्रीष्मा बोली, ध्रुव, हम तारा को तो भूल ही गए, कहाँ है वो? मैडम अभी तक गेस्ट रूम में खराटे ले रही होंगी। ध्रुव ने चिढ़कर कहा। कोने में बैठे ध्रुव के छोटे भाई बहन साहित्य और साक्षी के कान खड़े हो गए। साक्षी ने आंख मारकर दबी आवाज में कहा, अगर ध्रुव भाई किसी को मुसीबत कह रहे हैं तो मतलब बंदी में कुछ खास बात है। चलो देखते हैं कौन है। वे दोनों चुपके से गेस्ट रूम की तरफ खिसक गए। तारा आराम से सो रही थी कि तभी साक्षी और साहित्य दबे पांव अंदर आए। उसे सोते देख साक्षी ने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और सीधे तारा के चेहरे पर डाल दिया। क्या प्रॉब्लम है इस घर के लोगों की? किसी को ठीक से जगाना नहीं आता क्या? तारा हड़बड़ाकर उठ बैठी। साहित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, मैं साहित्य और ये मेरी बहन साक्षी है। वैसे घर में सब हमें चिंटू और डब्बू बुलाते हैं। हम ध्रुव भाई के छोटे भाई बहन हैं। हम तो बस आपसे दोस्ती करने आए हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ध्रुव का नाम सुनते ही तारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुम लोग मेरी टीम में हो? सच कहूं तो तुम्हारा भाई बहुत अजीब है। इतना एटीट्यूड है उसमें, मेरी छोटी सी गलती पर मुझे काम से निकाल दिया। तीनों काफी देर ध्रुव की चुगली करते रहे। तभी साहित्य ने कहा, सच कहें तो हमें लगा था ग्रीष्मा भाभी के आने से हमें थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, पर वो तो हमसे ठीक से बात तक नहीं करती, हमेशा अपने एटीट्यूड में रहती है। तारा हैरान हुई। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ही तो ध्रुव के खिलाफ जाकर मुझे काम पर रखा है, वरना तुम्हारे भाई का बस चलता तो मैं अब तक अहमदाबाद लौट चुकी होती। साक्षी और साहित्य ने एक दूसरे को देखा। साक्षी ने फुसफुसाया, भाई के फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने आपको यहाँ रोका है? पक्का इसके पीछे उनका कोई बड़ा मकसद है। तारा ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे वो सच में अच्छी हैं, उन्होंने ही मुझे असिस्टेंट की जॉब दी। तभी साहित्य बोला, तारा दी, ध्रुव भाई नीचे हॉल में घरवालों के सामने आपकी बहुत नेगेटिव इमेज बना रहे हैं, हमें नीचे चलना होगा। उसकी इतनी हिम्मत? तारा गुस्से में बेड से उतरी, लेकिन साक्षी और साहित्य तुरंत दौड़कर दरवाजे के आगे खड़े हो गए। साक्षी ने कहा, अगर आप बिना नहाए इस लुक में बाहर गई ना तो भाई अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर शुरू करेंगे ऑपरेशन ध्रुव सिंघानिया। तारा ने हामी भरी और जल्दी से चेंज करने चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो दोनों ने उसे बाकी घरवालों के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया। जब तारा हॉल में पहुंची तो ध्रुव ग्रीष्मा के पापा भावेश जी के साथ किसी काम से बाहर जा चुका था, लेकिन बाकी की पूरी फैमिली वहीं बैठी थी। हॉल में पहुंचते ही ध्रुव की दादी गायत्री जी ने अपना चश्मा सही किया और तारा को घूरते हुए बोली, अच्छा तो ये है वो छोरी जिसे ग्रीष्मा बेटी ने रखा है। सबकी निगाहें तारा पर टिक गई। तारा ने आगे बढ़कर सबके पैर छुए। उसकी इस शालीनता को देख दादी ने तुरंत उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहो, पर हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। दादी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, लड़की तो तौर तरीकों में ठीक ही लग रही है। फिर ध्रुव इसकी इतनी बुराई क्यों कर रहा था? नाम क्या है तारा? जी तारा, उसे बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया। ग्रीष्मा की माँ सरिता जी ने कहा, कल से थोड़ा टाइम पर उठ जाना। अब जाकर नाश्ता कर लो, ग्रीष्मा ऊपर कमरे में तुम्हारी ही राह देख रही है। तारा सिर हिलाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गई। साक्षी और साहित्य भी उसके पास ही बैठ गए। साहित्य ने धीरे से फुसफुसाया, मान गए तारा दी, जैसा हमने समझाया था आपने बिल्कुल वैसा ही एक्ट किया। तारा ने सैंडविच खाते हुए कहा, बस तुम दोनों मेरा साथ देती रहो, हम तीनों मिलकर उस ध्रुव सिंघानिया को सीधा कर देंगे। बहुत सहली है उसके अत्याचार। साक्षी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, वो तो ठीक है, पर आप ग्रीष्मा से भी थोड़ा संभल कर रहना, वो जितनी सीधी बनती है ना उतनी है नहीं। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी और नाश्ता खत्म कर सीधे ग्रीष्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर ग्रीष्मा किसी से फोन पर फुसफुसाकर बात कर रही थी। हाँ, यहाँ सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। मैंने उस तारा को अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है, लेकिन घर में किसी को मेरे प्लान की जरा सी भनक भी नहीं है। तुम देखना, उस बेवकूफ तारा को इस्तेमाल करके मैं। अचानक से वो मुड़ी और चुप कर गई। उसके हाथ से फोन छूट गया और उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने दरवाजे पर तारा खड़ी थी और उसके एक्सप्रेशंस देख ग्रीष्मा समझ गई कि उसने सब सुन लिया है। ग्रीष्मा ने हड़बड़ाहट में कहा, तारा आओ, आगे से प्लीज मेरे रूम में नॉक करके आना। तारा के हाव भाव बदल गए और उसने माफी मांगी। सॉरी, बस यूं ही आ गई मैं। उसे ग्रीष्मा को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप तो मुझे देखकर ऐसे घबरा रही है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। तारा ने अंदर आते हुए कहा। ग्रीष्मा ने हंसते हुए उसकी बात टाल दी। अब नहीं, मुझे लगा ध्रुव की फैमिली में से कोई है। उन्हें नहीं पता कि ध्रुव तुम्हारे अगेंस्ट क्यों है। मैं अपनी फ्रेंड से बात करके उसे सब कुछ बता रही थी। प्लीज तुम भी उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना।
तारा ने उसकी बात पर हामी भरी। आप मुझे बता दीजिए कि क्या काम करना है। हाँ, हम दोनों यहाँ से बुटीक जाएंगे, वहाँ तुम मेरी ड्रेस, मेकअप और ज्वेलरी में हेल्प करना। मुझे हर एक फंक्शन के लिए ड्रेस फाइनल करनी है, ग्रीष्मा ने बताया। तारा थोड़ा सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, लेकिन आप जानती है ना आजकल ड्रेसेस थीम के अकॉर्डिंग होती है। ब्राइड और ग्रूम दोनों कलर मैच करके ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। ग्रीष्मा ने बड़ी कैजुअली जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ, ध्रुव भी तो हमारे साथ चल रहा है। लेकिन ध्रुव का नाम सुनते ही तारा के हाव भाव बदल गए। फिर मेरी क्या जरूरत है, उसने झट से कहा। क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो, अब सारी चीजें मैं अकेले ही हैंडल कर सकती, तो तुम्हें क्यों हायर करती। कोशिश करना कि ध्रुव और तुम्हारे बीच दोस्ती हो सके। ध्रुव अभी कुछ देर में आता ही होगा, मैं चेंज करके आती हूँ। ग्रीष्मा बाथरूम में चली गई। तारा का सारा सुकून जा चुका था। दोस्ती और उस अकड़ों से, हाँ कभी भी नहीं। दोस्त तो छोड़ो, उस बंदर को तो मैं अपना दुश्मन भी ना बनाऊं। उसने खिड़की से नीचे देखा तो ध्रुव की गाड़ी आ चुकी थी। आ गया चमगादड़, अब एक और पूरा दिन से झेलो। तारा वहीं बैठकर ग्रीष्मा का इंतजार करने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। बेबी चले। दरवाजा खुला और ध्रुव प्यारी सी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन तारा को देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। नाउ डोंट टेल मी कि तुम भी हमारे साथ चल रही हो, उसने अविश्वास से पूछा। तारा ने कंधे उचकाए। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे तो जो काम दिया गया है वही करना है। ध्रुव झुंझलाकर बोला। मैंने सोचा था कि शादी से पहले कुछ वक्त ग्रीष्मा के साथ बिताऊंगा, लेकिन तुम हर जगह हमारे बीच आ जाती हो। तारा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 15 दिन की बात है मिस्टर सिंघानिया, उसके बाद मैं आपकी जिंदगी से खुद ही गायब हो जाऊंगी। और वैसे भी मैंने आपको ग्रीष्मा मैम के साथ समय बिताने से नहीं रोका है। प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें हर जगह हमारे साथ रहना है। तो ये बात आप ग्रीष्मा मैम को समझा दीजिए, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। दोनों की बहस बढ़ी रही थी कि तभी ग्रीष्मा बाहर आ गई। उसे देखते ही तारा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। मैम प्लीज इन्हें समझाइए, मैं खुद आपके साथ आने के लिए मना कर चुकी हूँ, लेकिन बस भी करो तुम दोनों। ग्रीष्मा हंसते हुए बोली। मैं चाहती थी कि तुम दोनों कम से कम नॉर्मल तरीके से बात करना सीख जाओ। ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। तारा ने भी हामी भर दी। बिल्कुल, टॉम और जेरी दोस्त बन सकते हैं, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। ग्रीष्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अच्छा दोस्त मत बनो, लेकिन हर 5 मिनट में लड़ना भी जरूरी नहीं है। और ध्रुव, शादी तक तारा मेरे साथ रहेगी। तारा ने तुरंत विजयी मुस्कान के साथ ध्रुव की तरफ देखा। थैंक यू सो मच मैम, आपने आसान शब्दों में समझा दिया। ग्रीष्मा मुस्कुराई। और एक बात, मुझे मैम मत बुलाया करो, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं ना। मुझे ग्रीष्मा कहो। तारा ने खुशी से सिर हिला दिया। ध्रुव ने दोनों को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों नीचे आ जाओ, मैं माँ को बता देता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही तारा बड़बड़ाई। पता नहीं इस इंसान को इतनी अच्छी लड़की कहाँ से मिल गई, इसके लिए तो भगवान को अलग से कोई दुष्ट आत्मा बनानी चाहिए थी। ग्रीष्मा हंस पड़ी। तुम ध्रुव को गलत मत समझना, वो दिल का बहुत अच्छा है, बस जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। तारा ने भौहें चढ़ाई। भरोसा ना करे, लेकिन सामने वाले से ठीक से बात तो कर सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इनके कोई दोस्त भी होंगे। ग्रीष्मा कुछ पल चुप रही। सच कहूं तो नहीं है, बहुत कम उम्र में बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। अपने पिता के जाने के बाद उसने ही सब संभाला। तारा का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। सुनकर बुरा लगा, लेकिन इंसान को इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि जीना ही भूल जाए। ये तो मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैंने इनका खजाना लूट लिया हो। ग्रीष्मा फिर हंस पड़ी। तुम सच में बहुत क्यूट हो, चलो नीचे चलते हैं, वरना ध्रुव को एक और वजह मिल जाएगी गुस्सा करने की। तारा ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों नीचे आई। ध्रुव उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि साक्षी और साहित्य ने इशारे से तारा को अपने पास आने के लिए कहा। मैं 2 मिनट में आती हूँ, तारा ने तुरंत कहा। अब कहाँ जाना है तुम्हें? मैं अपना काम छोड़कर यहाँ आया हूँ और तुम? ध्रुव गुस्से में बोला। उसने तारा का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, अब तुम कोई ड्रामा नहीं कर सकती। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तारा चिल्लाई। अचानक ध्रुव रुक गया, लेकिन तारा एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। उसका संतुलन बिगड़ा और वो ध्रुव से टकरा गई। खुद को संभालने के लिए उसे अनजाने में उसे पकड़ लिया। तभी ध्रुव ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल तारा सीधे उसके गले जा लगी। पीछे खड़े परिवार के सारे लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। ग्रीष्मा भी ये देखकर अजीब सी हंसी दबाने लगी। ए लड़की, पीछे से दादी की तेज आवाज आई। तारा झटके से पीछे हटी और मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। सभी उसे हैरानी और नाराजगी भरी नजरों से देख रहे थे। तभी दादी उसकी तरफ आने लगी। वो सॉरी, तारा हड़बड़ाते हुए कहने लगी। मुझे बस वॉशरूम जाना था और ये इसे खींचने लग गए, फिर मेरा पैर फिसल गया। वो डरी हुई थी कि दादी भी उसे कुछ न कुछ सुनाएंगे। चली जाओ, दादी ने सख्ती से कहा। तारा की आंखें फैल गई। उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या? तारा ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ दादी? तुमने ही कहा था ना कि वॉशरूम जाना है तुम्हें, दादी ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। तारा ने राहत की सांस ली। अच्छा हाँ, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। एंट्री से दूर पहुंचते ही वो दीवार से टिककर खड़ी हो गई। तभी साहित्य और साक्षी दौड़ते हुए उसके पास आए। तारा ने धीरे से गुस्से में कहा, तुम दोनों की वजह से आज मेरी नौकरी जाने वाली थी, बताओ क्यों बुला रहे थे मुझे? साक्षी और साहित्य ने एक दूसरे को देखा। फिर साक्षी बोली, बस यही कहने के लिए कि उन दोनों से बचकर रहना। 2 शैतान एक साथ हो तो अच्छे लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तारा ने आंखें तरेर दी। ये बात कहने के लिए तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया है? दोनों ने हाँ में सर हिलाया। तारा ने हाथ बांध कर कहा, अभी तुम लोग तारा को जानते नहीं हो। मैं अच्छे अच्छे शैतानों और चुड़ैलों से निपट लेती हूँ। फिर तुम्हारे भाई की क्या औकात है? वो तो अभी शैतानों की दुनिया में नया नया एंटर हुआ है। मैं तो वहाँ की क्वीन हूँ। लेकिन आप तो हमें एंजल लगती हैं, साहित्य ने मासूमियत से कहा। अरे हाँ, वो भी मैं ही हूँ। डोंट वरी पार्टनर्स, मैं सब संभालूंगी। तारा ने दोनों को थम्स अप दिया और वहां से बाहर आ गई। बाहर ध्रुव और ग्रीष्मा उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही तीनों गाड़ी में बैठे और जयपुर के सबसे मशहूर बुटीक की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ करीब 28 साल का एक आदमी एक बड़े हॉल में खड़ा था। उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे।
हॉल की चारों दीवारों पर ध्रुव सिंघानिया की तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर पर काले रंग का बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। सिर्फ ध्रुव ही नहीं बल्कि उससे जुड़े लगभग हर व्यक्ति की तस्वीर वहां मौजूद थी। उस आदमी के हाथ में तारा की एक बड़ी तस्वीर थी। उसने उसे बाकी तस्वीरों के बीच लगाया और उस पर भी काले रंग से क्रॉस बना दिया। फिर वो धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, ध्रुव सिंघानिया, मैं तुमसे जुड़े हर इंसान को बर्बाद कर दूंगा, फिर तुम भी मेरी तरह अकेले रह जाओगे, बिल्कुल अकेले। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने तारा की तस्वीर की तरफ देखा और कहने लगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें ध्रुव सिंघानिया से नहीं जुड़ना चाहिए था। अचानक उसकी आवाज ऊंची हो गई, क्यों ध्रुव सिंघानिया, क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी वजह से मेरे अपनों ने खून के आंसू रोए हैं। वो इतने मजबूर हो गए कि उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी। उसने ध्रुव की तस्वीर को मुट्ठी में कस लिया। मैं भी तुम्हें उतना ही मजबूर करूंगा। एक एक करके तुम्हारे अपने तुम्हारी आंखों के सामने मरेंगे। कुछ देर तक वो वहीं बैठकर उन फोटोज को देखता रहा। फिर उसने हॉल की लाइटें बंद की और बाहर निकल गया। कुछ समय बाद वो उसी बुटीक के बाहर खड़ा था जहां ध्रुव, ग्रीष्मा और तारा आए हुए थे। उसने मास्क ठीक किया और जेब में छिपाए चाकू पर हाथ फेरा। फिर उसके कदम तेजी से बुटीक के अंदर बढ़ने लगे। बुटीक के अंदर ग्रीष्मा अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। ध्रुव भी उसके साथ मैचिंग आउटफिट्स देख रहा था। तारा दोनों की मदद कर रही थी। कुछ देर बाद ग्रीष्मा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम वो सब ध्रुव को परेशान करने के लिए बोल रही थी ना? तारा हंस पड़ी। लगता है आपके होने वाले पति को अपनी गलतियां सुनना पसंद नहीं। ग्रीष्मा ने हल्की उदासी के साथ कहा, ध्रुव को हर काम अपने हिसाब से चाहिए। देखा नहीं, जब मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें नौकरी पर रखा था तो वो कितना नाराज हो गया था। वो कुछ पल रुकी। उसे मनाने के लिए मुझे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। मैं नहीं चाहती कि ध्रुव मुझसे नाराज हो, इसलिए ज्यादातर वही करती हूँ जो उसे पसंद हो। इतना कहकर वो ध्रुव के पास चली गई। तारा कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये ऐसे लड़की से शादी क्यों कर रही है जो इन्हें अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहनने दे रहा? इतनी पढ़ी लिखी है, परिवार भी अच्छा है, फिर शादी के लिए मना क्यों नहीं करती थी? तारा दिखने में काफी परेशान लग रही थी। उसके दिमाग में अभी भी ग्रीष्मा की बातें घूमने लगी। उधर ध्रुव ने तारा को खोया हुआ देखा तो सोचने लगा, इसे क्या हो गया? अभी कुछ देर तक तो हर आउटफिट में कोई न कोई टिप्पणी दे रही थी और अब ऐसे शांत है। वो ग्रीष्मा को एक तरफ ले गया और उसे धीरे से पूछा, उसे क्या हुआ? अचानक इतनी परेशान क्यों लग रही है? ग्रीष्मा ने भौएं उठाई। उसकी चिंता हो रही है। ध्रुव थोड़ा असहज हो गया। वो तेजी से कहने लगा, नहीं, वो मैं बस पूछ रहा था कि कहीं उसे भी कपड़े खरीदने का मन तो नहीं कर रहा। ग्रीष्मा मुस्कुरा दी और कहने लगी, तो क्या उसे भी दिला दे? ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। देख लो, जैसा सही लगे। वो तुरंत दूसरी तरफ चला गया। ग्रीष्मा उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, बाहर से तुम चाहे जितने सख्त बनो, अंदर से तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है ध्रुव। ग्रीष्मा वापस तारा के पास आई और उसे कहने लगी, अच्छा तारा, तुम मेरे और ध्रुव की तरफ से अपने लिए कोई भी 2 अच्छी ड्रेसेस चुन लो। तारा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा ने नकली गुस्सा दिखाया, मैंने कहा था ना, मुझे मैम नहीं ग्रीष्मा कहो। फिर उसने तारा का हाथ पकड़ लिया और अब बहस नहीं, चुपचाप 2 ड्रेसेस चुन लो। तारा फिर भी नहीं मानी और कहने लगी, सच में ग्रीष्मा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास हर फंक्शन के लिए ड्रेस है। आप लोग शॉपिंग कीजिए, मैं रेस्ट रूम होकर आती हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल गई। ग्रीष्मा उसे जाते हुए देख मुस्कुरा दी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्यों भागी हो। लगता है तुम्हारे लिए भी मुझे ही ड्रेस चुननी पड़ेगी। सुबह से शाम हो चुकी थी। सभी फंक्शंस के हिसाब से खरीदारी पूरी करने के बाद तीनों बुटीक से बाहर निकल रहे थे। ध्रुव, ग्रीष्मा और तारा एक साथ लिफ्ट में खड़े थे। बीच रास्ते में लिफ्ट एक फ्लोर पर आकर रुकी। दरवाजे खुले और वही आदमी अंदर आया जिसने कुछ घंटों पहले ध्रुव सिंघानिया को बर्बाद करने की कसम खाई थी। उसने एक नजर ध्रुव पर डाली, ऐसी नजर जिसमें सिर्फ नफरत थी, लेकिन ध्रुव अपने मोबाइल में व्यस्त था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा उससे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा है। तारा और ग्रीष्मा आपस में बातें कर रही थी। अचानक उस आदमी ने पूरी ताकत से तारा को धक्का दिया। आ! तारा लड़खड़ाकर सीधे ध्रुव से जा टकराई और अगले ही पल उस आदमी ने जेब से चाकू निकाला और ग्रीष्मा की गर्दन पर रख दिया। लिफ्ट में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। तारा की सांसें अटक गई और ग्रीष्मा की आंखों में पहली बार डर दिखाई दी। उस आदमी ने जैसे ही चाकू ग्रीष्मा की गर्दन पर रखा, तीनों घबरा गए। कौन हो तुम? तारा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उस आदमी की नजरें सिर्फ ध्रुव पर टिकी थी। देखो, पैसे, ज्वेलरी जो भी चाहिए ले लो, बस उसे छोड़ दो। ध्रुव ने कहा, तुम्हें लगता है सब कुछ पैसों से मिल जाता है ध्रुव सिंघानिया? कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ध्रुव चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आदमी उसका नाम कैसे जानता है। ध्रुव प्लीज मुझे बचाओ। ग्रीष्मा ने छूटने की कोशिश की। हिलना बंद कर वरना गर्दन कट जाएगी। उसकी धमकी सुनकर ग्रीष्मा एकदम स्थिर हो गई। तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव ने कहा। लिफ्ट बंद थी, मदद का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव ने इमरजेंसी बटन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने तुरंत भांप लिया। हाथ हिलाया तो इसकी गर्दन पर और जोर पड़ेगा। ध्रुव ने हाथ वापस खींच लिया। उस आदमी के होठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, कुछ भी देने के लिए तैयार हो तो इस लड़की को छोड़ देता हूँ, बदले में वो दूसरी वाली दे दो। उसने तारा की तरफ इशारा किया। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम तुम्हें जानते तक नहीं। ध्रुव ने कहा। जानते नहीं हो? थोड़ा याददाश्त पर जोर डालो। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर कर तुम्हारे पास आया है। ध्रुव चुप रहा। तभी तारा बोली, देखो भाई साहब, दुश्मनी इस आदमी से, तो इसे लेकर जाओ, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? इतना कहकर उसने ध्रुव को दोनों हाथों से आगे कर दिया। ये क्या कर रही हो? पागल हो गए हो? ध्रुव चिल्लाया। गलती आपकी है और सजा ग्रीष्मा को मिल रही है। गुंडे भाई साहब, गलती किसकी है? ध्रुव सिंघानिया की। उस आदमी ने नफरत से कहा। एग्जैक्टली, तो सजा भी इन्हें मिलनी चाहिए। तारा ने कैजुअली कहा और ध्रुव को आगे धकेलने लगी। ध्रुव डर के मारे पीछे हो गया। तारा, ये क्या बोल रही हो? ग्रीष्मा घबरा गई। ध्रुव ने झुंझलाकर कहा, कोई इस पागल लड़की को समझाओ। देखो, मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। ये मुझे पागल बना देगी। हाँ, पहले से ही पागल है। तारा ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, पागल हूँ जो तुम जैसी लड़की को झेल रहा हूँ।
आपने झेलाई का? आपने तो मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। उन दोनों की बहस से तंग आकर उस आदमी ने चाकू पर दबाव बढ़ा दिया। ग्रीष्मा दर्द से चीख उठी, उसकी गर्दन से खून बहने लगा। ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि आदमी कर जा। एक कदम और बढ़ाया तो इसकी लाश यहीं गिरा दूंगा। ध्रुव वहीं रुक गया। उस आदमी के चेहरे पर संतोष था। घबराओ मत, आज इस बंद लिफ्ट में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन 10 दिन बाद उम्मीद भवन में तुम्हारी शादी होगी ना, उस दिन तुम्हारे पूरे परिवार के साथ जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देखोगे, और तब भी इसी तरह लाचार खड़े रहोगे। मुझे बताओ मैंने किया क्या है? ध्रुव ने बेबसी से पूछा। बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, तुम्हारी शादी वाले दिन। तब तक याद करने की कोशिश करो कि तुमने कौन कौन से पाप किए हैं। उसकी आवाज में नफरत के साथ गहरा दर्द भी था। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुलते उसने ग्रीष्मा को ध्रुव की तरफ धक्का दिया और भाग निकला। ध्रुव ने ग्रीष्मा को संभाला, जबकि तारा बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ी। तारा रुको! ध्रुव चिल्लाया, लेकिन तारा नहीं रुकी। ध्रुव प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ग्रीष्मा दर्द से रो पड़ी। ध्रुव ने मजबूरी में हामी भरी और उसे लेकर निकल गया। उधर तारा उस आदमी के पीछे दौड़ती रही। वो लगभग उसे पकड़ने वाली थी कि एक कार उसके सामने आकर रुकी। आदमी तुरंत उसमें बैठ गया। जाते जाते उसने शीशा नीचे किया, तारा की तरफ देखा और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अगले ही पल कार तेज रफ्तार से निकल गई। भाग गया। तारा ने पैर पटका। गाड़ी थी इसलिए बच गया, वरना जूती से ऐसी धुलाई करती ना कि जिंदगी भर याद रखता। कुछ देर बाद जब वो वापस बुटीक पहुंची तो ध्रुव और ग्रीष्मा जा चुके थे। गुस्से में उसने साहित्य को फोन लगाया। तुम्हारे खड़ूस भाई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। मुझे घर का रास्ता तक नहीं पता। डोंट वरी दीदी, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद ध्रुव और ग्रीष्मा घर पहुंचे तो सब उन्हें देख हैरान थे। जैसे ही सरिता जी ने ग्रीष्मा की गर्दन पर चोट देखी, वो घबराकर उसके पास दौड़ी। ये कैसे हुआ? रत्ना जी ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और वो ध्रुव के पीछे देखने लगी। और तारा कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ ही गई थी। ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहे थे। तभी साहित्य और साक्षी अंदर आए और साहित्य ने कहा, तारा दीदी को हम लेके आए हैं, ये तो उन्हें वहीं छोड़ आए थे। रत्ना और सरिता हैरान हो ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव ये क्या किया तुमने? उस बेचारी को तो इस शहर का कुछ नहीं पता। रत्ना जी ने चिंता जताते हुए कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतना लापरवाह कब से हो गया। और क्या? साक्षी ने कहा। उनको घर से कॉल आ गई थी तो वो बाहर ही रुक गई। अब वहीं आके बताएंगी कि ध्रुव भैया ने ऐसा क्यों किया। ध्रुव ने अचानक साक्षी को देखा और सोचने लगा, अगर उसने घर वालों को उस आदमी के बारे में बता दिया तो सब परेशान हो जाएंगे। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। वो तेजी से घर के बाहर चला गया। सब हैरान हो उसे देखते रह गए। घर के बाहर तारा फोन काटकर अपने पर्स में रख रही थी। ये कंपनी वाले भी कितना दिमाग खाते हैं, इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। तारा ने घर की तरफ घूरते हुए कहा। वो अंदर जाने लगी थी कि अचानक पीछे से आवाज आई। सबक तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तारा पीछे मुड़ी तो वही लिफ्ट वाला आदमी खड़ा था। तारा ने हंसते हुए कहा, क्या बेवकूफ आदमी हो, पहले मुझसे भाग रहे थे और अब खुद मेरे पीछे आ गए। मार खाए बिना जाओगे नहीं ना? वो आदमी भी जोर से हंसने लगा। तारा को समझ नहीं आया कि तभी 4 और आदमी उसके पीछे आकर खड़े हो गए और उसे पकड़ने लगे। छोड़ो मुझे! तारा चीखी। उसे छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। बड़ा शौक था ना हीरो बनने का। उस आदमी ने कहा। अबे हिम्मत है तो मुझसे भिड़ना, ये अपने चमचों को क्यों लाया है? तारा ने बाहें छुड़ाते हुए कहा, लेकिन 2 और लोगों ने उसे फिर पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने तारा को गाड़ी के अंदर धकेल दिया। अब अगर भागी तो सीधा गोली से उड़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा और गाड़ी चलाने लगा। डर के मारे तारा ने आंखें बंद कर ली। उसी समय दूर से भागता हुआ ध्रुव वहां पहुंचा। उसने गाड़ी को तेजी से दूर जाते देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रुको! ध्रुव की पूरी ताकत से निकली चीख सुनसान सड़क पर गूंज उठी। गाड़ी तेजी से सड़क पर जा रही थी। कुछ मिनट बाद गुंडों को यकीन हो गया कि अब तारा कहीं नहीं जा सकती। वो आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक तारा ने दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। अरे! एक गुंडा चिल्लाया। तारा सड़क पर लुढ़कती हुई कुछ फीट दूर जाकर रुकी। दर्द से कराहते हुए वो उठी और भागने वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। वो सोचने लगी, नहीं तारा, आंटी ने सिखाया है जो गलत करे उसे सबक सिखाना चाहिए। वो पलटी तो गाड़ी रुक चुकी थी। वो आदमी और उसका एक गुंडा उसे घूर रहे थे। तारा ने सड़क किनारे पड़ा बड़ा सा पत्थर उठा लिया और चिल्लाने लगी, आजा अब बताती हूँ तुझे। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, गोली मार दो इसे। गुंडे ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और गोली चला दी। गोली तारा को लगने वाली थी कि अचानक ध्रुव दौड़ कर आया और उस पर झपट पड़ा। दोनों सड़क पर गिरकर कई फीट तक लुढ़कते हुए चले गए। दोनों कुछ दूर पर रुक गए और ऊपर देखा तो गाड़ी जा चुकी थी। ध्रुव तभी गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हीरो बनने चली थी? तारा दर्द से उठते हुए बोली, मैं डरकर भागने वाले में से नहीं हूँ। ध्रुव खींचते हुए बड़बड़ाने लगा और फिर उसने तारा का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बस घर चलो और जो कुछ हुआ है उसके बारे में घर में किसी को एक शब्द नहीं बताओगी। इतना कहकर वो उसे लेकर वापस घर की तरफ बढ़ गया। उसने तारा से कह दिया था कि घर में किसी को भी इस हादसे के बारे में ना बताएं। घर आते ही सबने पूछताछ फिर शुरू कर दी, पर तारा ने कह दिया कि उसे कुछ खरीदना था तो वो ध्रुव के साथ चली गई थी। अचानक से सब फिर शादी की बातों में लग गए। ध्रुव एक कोने में बैठा उस आदमी के बारे में सोच रहा था। ध्रुव, पैलेस की बुकिंग हो गई है ना? 10 दिन में सब रिश्तेदार आने लग जाएंगे, दादी ने ध्रुव से कहा। अचानक वो खड़ा हुआ और ऐलान करने लगा, मैंने फैसला कर लिया है, ये शादी 15 दिन में नहीं 3 दिन में होगी। सब हैरान थे और सबसे ज्यादा ग्रीष्मा। 3 दिन में शादी? रत्ना जी का चेहरा उतर गया। कुछ हुआ है क्या ध्रुव? क्या हमसे कुछ छिपा रहे हो? भावेश जी ने पूछा। नहीं पापा, बस मैं नहीं चाहता कि और देरी हो। ध्रुव ने ग्रीष्मा की तरफ देखा। ग्रीष्मा भी मेरे फैसले से सहमत है ना? ग्रीष्मा ने सिर हिला दिया। बाहर से वो शांत थी लेकिन अंदर से घबरा गई थी। 3 दिन में मैं अपना प्लान कैसे पूरा करूंगी? इतनी तैयारियां होती है शादी की, 3 दिन में सब कैसे होगा? रत्ना ने कहा। ग्रीष्मा भी बोली, हाँ ध्रुव बात तो सही है। लेकिन ध्रुव ने बिना एक पल गंवाए कहा, शादी 3 दिन में ही होगी, ये फाइनल है।
तैयारियों के लिए एक और वेडिंग प्लानर रख लेंगे। तारा मन ही मन खींच गई। बेचारी ग्रीष्मा शादी तक नहीं करना चाहती और ये अपनी मनमानी किए जा रहा है। मुझे आपकी जल्दबाजी समझ नहीं आ रही है बेटा, सरिता जी ने कहा। जब इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। ध्रुव चुप रहा। तभी गायत्री देवी ने बात खत्म कर दी। जब छोरा छोरी राजी है तो शादी 3 दिन बाद हो या 15 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? उनकी बात के बाद किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, कल सुबह उमेद भवन के लिए निकलते हैं। भावेश जी बोले। हाँ रत्ना, सभी रिश्तेदारों को फोन करके बता दो। दादी के कहते रत्ना ने हाँ में सिर हिलाया कि तभी ध्रुव ने एक और फैसला सुना दिया। नहीं, ये शादी प्राइवेट होगी, सिर्फ दोनों परिवार मौजूद रहेंगे। क्या? रत्ना जी चौंक गई। रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? ध्रुव ने जल्दी से कहा। वो आप देख लीजिए, लेकिन शादी में कोई और नहीं आएगा, यहाँ तक कि तारा भी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आपको मंजूर है तो ठीक, वरना मैं अभी ग्रीष्मा को कोर्ट ले जाता हूँ। उसके सख्त लहजे के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद ग्रीष्मा अपने कमरे में बैठी थी और तारा उसकी पैकिंग कर रही थी। मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं है, तारा ने कहा। ऐसी बात नहीं है, ग्रीष्मा मुस्कुराई। शादी से खुश हूँ, लेकिन इतनी जल्दी के फैसले से नहीं। मेरे सारे दोस्त आने वाले थे और अब कोई नहीं आएगा। उन्होंने तो मुझे भी मना कर दिया। तारा ने मुंह बना लिया। तभी ग्रीष्मा ने उसे कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ध्रुव को मना लूंगी। तारा हल्का मुस्कुराई और कहने लगी, अब बहुत अच्छी है ग्रीष्मा, मैं भी ध्रुव से बात करके देखूंगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम दोनों फिर लड़ पड़ोगी। ग्रीष्मा ने बेड पर लेटते हुए कहा। तारा हंस दी। इतनी लड़ाइयां हुई है, एक और सही। कुछ पल बाद दोनों फिर लिफ्ट वाले हमले के बारे में सोचने लगी। हमें उस आदमी के बारे में बताना चाहिए था, तारा ने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं लगता कि वो बात छुपाना सही था, ग्रीष्मा ने कहा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए था। तारा ने हामी भरी और कुछ देर काम करके कमरे से बाहर निकल गई। गार्डन में ध्रुव किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे उस आदमी के बारे में हर डिटेल चाहिए। तभी उसकी नजर तारा पर पड़ी और उसने कॉल काट दी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? उसने तीखी आवाज में पूछा। तारा ने कैजुअली जवाब दिया, बिल्कुल। आपने घर वालों से झूठ क्यों बोला? ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। मैं झूठ बोलूं या सच, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपना काम करो और यहाँ से पैसे लेकर चली जाओ। तारा भड़क पड़ी। सही कह रहा था वो आदमी, आप हर चीज को पैसों से तोलते हैं। क्या आपने एक बार भी ग्रीष्मा से पूछा कि वो आपके फैसले से खुश है या नहीं? ग्रीष्मा मेरे हर फैसले से खुश है, ध्रुव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। नहीं है, आप अपनी बात उन पर थोपते हैं। ये शादी भी उसी का हिस्सा है। तारा के कहते ही ध्रुव के हाव भाव बदल गए। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, सच है ये, मैं झूठ नहीं बोलती। ध्रुव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हमारा कुछ नहीं हो सकता, रास्ता छोड़ो। वो आगे बढ़ गया। पीछे से तारा चिल्लाई, हाँ हाँ चले जाइए ध्रुव सिंघानिया, मैं ग्रीष्मा की मर्जी के खिलाफ आपकी शादी उनसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ध्रुव सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। लगता है ये लड़की सच में पागल हो गई है। वो वहां से चला गया। जब तारा अपने कमरे में पहुंची तो साहित्य और साक्षी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। साक्षी की आवाज में घबराहट थी। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी करनी है, तुम्हारा भाई दुनिया का सबसे खराब इंसान है। तारा शुरू हो गई, लेकिन साहित्य ने तुरंत उसकी बाजू पकड़ ली। दीदी पहले हमारी बात सुनिए। उसका चेहरा गंभीर था। ध्रुव भाई बुरे नहीं है, लेकिन ग्रीष्मा। वो रुक गया। तारा का माथा सिकुड़ गया। क्या हुआ ग्रीष्मा को? साहित्य और साक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब बताओ भी, तारा ने सख्ती से कहा। साक्षी ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोली, ग्रीष्मा वो भाई को धोखा दे रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तारा कुछ बोल नहीं पाई। वो बस एक एक करके दोनों को देखती रही। उसे उनकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर आई, वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ पार्टनर? साक्षी ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों के जोक सुनकर हंसी आ रही है। तारा ने हंसी दबाते हुए कहा, हम कोई जोक नहीं सुना रहे, ग्रीष्मा सच में भाई को धोखा दे रही है। साहित्य ने गंभीर स्वर में कहा। अभी जब हम आपके कमरे में आ रहे थे, हमने उन्हें फोन पर बात करते सुना। वो कह रही थी कि ध्रुव ने शादी प्रीपोन कर दी है और अब उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ेगा, साक्षी ने बताया। तारा कुछ पल सोचती रही। शायद वो अपने किसी दोस्त से बात कर रही हो। उन्होंने मुझे बताया था कि शादी में बाहर के लोगों को आने से मना कर दिया गया है। उनके दोस्त इस शादी का हिस्सा बनना चाहते थे। शायद उसी बारे में बात कर रही होंगी। हो सकता है, लेकिन दोस्तों को बुलाना प्लान थोड़ी कहेंगे, साक्षी ने फिर पूछा। मैं बताती हूँ कि मैं किस प्लान की बात कर रही थी। दरवाजे पर खड़ी ग्रीष्मा की आवाज सुनकर तीनों उसकी तरफ देखने लगे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। साहित्य और साक्षी थोड़ा घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो अंदर आकर बैठ गई। उसने उन दोनों को ऐसे डरे हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोलने लगे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे भैया से कुछ नहीं कहूंगी। तारा सही कह रही है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। शादी से पहले हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, लेकिन ध्रुव के फैसले ने सब बदल दिया। शादी जल्दी हो गई और ऊपर से किसी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति भी नहीं है। कौन से प्लान? साक्षी ने हिम्मत करके पूछा। ग्रीष्मा ने दुख जताते हुए कहा, मेरे दोस्तों ने शादी से पहले पार्टी रखने की सोची थी। वो मुझे और ध्रुव को प्री वेडिंग शूट भी गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाएगा। देख, मैं कह रही थी ना, तारा ने मुस्कुराकर कहा। ग्रीष्मा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम मुझे बचाने की कोशिश मत करो तारा, मैं जानती हूँ ये दोनों मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? तारा ने पूछा और दोनों भाई बहन को देखने लगे जो नजरें चुरा रहे थे। कुछ दिन पहले ये दोनों ट्रिप पर जाना चाहते थे। मैंने ध्रुव को मना करने के लिए कहा था। ग्रीष्मा के जवाब देते ही साक्षी तुरंत बोल पड़ी, पहले ध्रुव भैया इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, जब से आप आई हैं हर बात पर रोक टोक शुरू हो गई है। ग्रीष्मा ने शांत स्वर में कहा, इस स्ट्रिक्टनेस की एक वजह है, तुम्हें तारा ने बुटीक में जो हुआ बता दिया होगा, है ना? साहित्य और साक्षी ने जैसे सिर हिलाया, ग्रीष्मा ने कहा, आज जो आदमी हमें लिफ्ट में मिला उससे पहले भी कई धमकी भरे फोन आ चुके हैं। ध्रुव तुम्हारी सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान रहता है, इसलिए उसने तुम्हें अकेले कहीं भेजना बंद किया। लेकिन साक्षी और साहित्य उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे इशारों में समझ गए हो। उठते हुए साहित्य बोला, तारा दीदी, हम आपसे सुबह बात करेंगे। दोनों कमरे से बाहर चले गए।
उनके जाने के बाद ग्रीष्मा के चेहरे पर उदासी आ। मैं 2 महीने से इनके साथ हूँ, फिर भी ये मुझसे ठीक से बात नहीं करते और तुम्हें आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तारा मुस्कुरा दी। बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ग्रीष्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेती हो। शायद। तारा हंस पड़ी। वैसे आप मेरे कमरे में किस काम से आई थी? ध्रुव से मिलकर आ रही थी, सोचा तुमसे भी बात कर लूं। और सच कहूं, अच्छा लगा कि तुमने मेरी बुराई करने के बजाय उन्हें सही बात समझाई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी है। तारा की बात सुनकर ग्रीष्मा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और तारा भी सोने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह सिंघानिया परिवार जोधपुर के लिए रवाना हो गया। ध्रुव ने पहले ही मिस्टर सिसोदिया को सारी स्थिति समझा दी थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवा दिए गए थे। उमेद भवन पहुंचने पर जीवन की नजर तारा पर पड़ी। तो आखिर आपने अपनी जॉब और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों वापस हासिल कर ही ली। उसने मुस्कुराकर कहा, जॉब एक बार के लिए फिर भी जाने दे सकती हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। तारा ने जवाब दिया। कुछ देर बाद शाम को हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ। पूरा उमेद भवन बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन कम मेहमान देखकर रत्ना जी के चेहरे पर मायूसी थी। सोचा था ध्रुव की शादी धूमधाम से करूंगी, लेकिन यहाँ तो गिने चुने लोग ही हैं। सरिता जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत होइए, मैंने ध्रुव को मना लिया है। ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार शाम तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर रत्ना जी के चेहरे पर राहत आ गई। उधर ध्रुव और ग्रीष्मा दोनों ही खुश नहीं लग रहे थे। ध्रुव उस रहस्यमय आदमी को लेकर परेशान था और ग्रीष्मा शादी की जल्दबाजी को लेकर। तारा ने दोनों को देखते हुए कहा, अगर ऐसे ही मुंह बनाकर बैठे रहोगे तो शादी की फोटो अच्छी नहीं आएगी। ये छोरी बिल्कुल सही कह रही है, गायत्री जी हंसते हुए बोली। चलो अब दोनों मुस्कुराओ। ध्रुव और ग्रीष्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। ग्रीष्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसे देखकर ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। दूर खड़े साहित्य और साक्षी ये सब देख रहे थे। इन लोगों ने हमारी पार्टनर को भी अपने पाले में कर लिया, साक्षी ने फुसफुसाकर कहा। काश कोई मैजिक हो जाए और ये शादी कैंसिल हो जाए। साहित्य ने जवाब दिया। उसी समय रत्ना जी ने आवाज लगाई, डब्बू, चिंटू, इधर आओ और अपने भाई भाभी को हल्दी लगाओ। दोनों मुंह बनाकर आगे आए। कम से कम यहाँ तो हमारे असली नाम से बुला लिया करो। साक्षी ने इधर उधर देखते हुए शिकायत की। स्टाफ वाले भी अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ नहीं होता, रत्ना जी ने हंसते हुए कहा और हल्दी की थाली उसकी तरफ बढ़ा दी। हल्दी लगाते वक्त साक्षी तारा के पास आई और कहने लगी, वेरी बैड पार्टनर, आपने टीम बदल ली। तारा हैरानी से दोनों को देखने लगी। बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी तुम दोनों की टीम में हूँ। तारा ने धीरे से जवाब दिया और दोनों को कन्विंस कर लिया। कुछ ही देर में रस्म पूरी हो गई और फोटो शूट शुरू हो गया। तारा थोड़ी दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी नजरें पूरे परिवार पर घूम गई। हर कोई हंस रहा था, एक दूसरे को छेड़ रहा था, तस्वीरें खिंचवा रहा था। अनजाने में उसकी आंखें भर आई। कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग, इनके पास अपना परिवार है जिनसे ये लड़ सकते हैं, रूठ सकते हैं, मनवा सकते हैं। और मैं, उसने आसमान की तरफ देखा। मैं भी अपने नाम की तरह ही हूँ, हजारों तारों के बीच मौजूद, लेकिन फिर भी अकेली। उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। उसी समय ग्रीष्मा ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। तारा ने जल्दी से आंसू पोंछे, चेहरे पर मुस्कान लाई और उनकी तरफ बढ़ गई। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो अनजान नंबर था। हेलो, उसने फोन उठाते ही कहा। सामने से आवाज सुन उसकी आंखें फैल गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी हवा निकल गई तेरी? ये वही आदमी था जो कल तक उसे किडनैप करने वाला था। तुम? तारा की आवाज कांप रही थी। तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? वो आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुन तारा की रूह कांप उठी। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? तारा ने फिर पूछा, लेकिन उस आदमी ने बात टालते हुए कहा, उस ध्रुव सिंघानिया तक मेरी खबर पहुंचा देना। उसे क्या लगा शादी जल्दी करके मुझसे बच जाएगा? इस बार मैं उसे हरा के रहूंगा। तारा के कुछ कहने से पहले ही उसने फोन रख दिया। तारा वहीं खड़ी सोचती रही। मुझे क्यों लग रहा है कि ये सच कह रहा है? कुछ भी करके मुझे इस शादी को सक्सेसफुल करना ही होगा। इस कॉल के बारे में ध्रुव को अभी बताना ठीक नहीं। वो सबको खुश देख और इमोशनल होने लगी। वैसे वो बहुत निडर और बहादुर थी, लेकिन आज इस खुशी के माहौल में उसे डर लग रहा था। तारा, ग्रीष्मा ने उसे फिर आवाज दी। तुम भी आओ ना हमारे साथ। तारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उनके पास चली। उसने भी सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? ग्रीष्मा ने पूछा। अब कुछ नहीं, मैं जब भी किसी की शादी देखती हूँ तो थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। तारा ने बात टालते हुए कहा। जब दूसरों की शादी देखकर इतनी इमोशनल हो जाती हो तो अपनी शादी में क्या करोगी? ग्रीष्मा हंसते हुए बोली। तारा बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सवाल चल रहा था। कुछ देर बाद वो बहाना बनाकर ऊपर चली गई। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों में जमा आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, आपने क्या मेरे लिए अलग से किस्मत लिखी थी? सबके पास कोई ना कोई अपना होता है, माँ ना हो तो पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं है। उसी समय उसके फोन पर कॉल आया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। चलो शुक्र है तुमने कॉल कर ली, तारा ने हंसते हुए कहा। पर तभी दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज आई। ऐसे बोल रही है जैसे तूने मुझे 50 कॉल किए हो। अच्छा पहले ये बता, रो क्यों रही थी? तनीषा की आवाज सुनते ही तारा की हिम्मत टूट गई और उसने सिसकियां भरते हुए कहा, कुछ नहीं यार, हर बार की तरह ऊपर वाले से वही सवाल पूछ रही थी। तनीषा भी थोड़ा सीरियस हो गई और धीरे से बोली, तू भी ना पागल है। हमारे आश्रम में कितने लोग हैं जो हमें अपना मानते हैं? सुमीता आंटी, रामधन काका, शिवा भैया, क्या वो अपने नहीं है? हाँ सही कह रही है, तारा ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं भी ना उन लोगों को याद करके रो रही थी जिन्होंने पैदा होने के बाद एक दिन भी अपने पास नहीं रखा। और शुक्र मना कि हम उनके साथ नहीं है, हम उन लोगों के साथ हैं जो सैकड़ों बच्चों को अपना समझकर पालते हैं। तनीषा की बातों ने तारा का मन हल्का कर दिया। कुछ देर बाद तनीषा बोली, वैसे मिस मेहता का फोन आया था, उसने बताया कि तुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे बताया भी नहीं।
तारा हंस पड़ी और कहने लगी कहानी लंबी है, शॉर्ट में ये समझ कि मुझे मिस मेहता ने नहीं किसी और ने निकलवाया था, लेकिन उसी की होने वाली पत्नी ने वापस नौकरी दे दी। शादी खत्म होते ही अहमदाबाद लौट आऊंगी। तारा ने उसे पूरी कहानी बताई और दोनों ने मिलकर ध्रुव की बुराई की। तनीषा ने कुछ देर बाद कहा, आते वक्त मेरे लिए राजस्थान का दुपट्टा और दाल बाटी चूरमा लाना मत भूलना। दुपट्टा तब लाऊंगी जब तू सूट पहनना शुरू करेगी। दोनों हंस पड़ी और कॉल खत्म हो गया। तनीषा से बात करने के बाद तारा का मूड काफी अच्छा हो गया था। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि ध्रुव और ग्रीष्मा के कुछ रिश्तेदार आ चुके थे। एक लेडी उसे घूरने लगी। ये चोरी कौन है? उसने ग्रीष्मा से पूछा। मामी, ये मेरी असिस्टेंट है, शादी में मेरी मदद करने आई है, ग्रीष्मा ने जवाब दिया। मामी ने फिर तारा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, मुझे तो लगा तेरी दोस्त है। ग्रीष्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त भी है, लेकिन फिर भी मामी उसे घूरती रही। तारा धीरे से साक्षी के पास झुकी और बोली, ये आंटी मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, जैसे भी खा जाएंगी। साक्षी फुसफुसाई, क्योंकि ये सिर्फ अपने स्टेटस वाले लोगों से प्यार से बात करती है। तारा मुस्कुराई, उसकी आंखों में शरारत दिख रही थी। तो इन्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। हम आपके साथ है पार्टनर। साहित्य और साक्षी एक साथ बोले। कुछ ही देर में तीनों बातें करने लगे। साहित्य बोला, सब चाहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूं, लेकिन मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। साक्षी ने भी कहा, और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। तारा ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और कहा, दुनिया की मत सुनो, वही करो जो दिल कहता है। एक दिन यही लोग तुम पर गर्व करेंगे। यही वजह है हम आपको इतना पसंद करते हैं। साक्षी बोली। साहित्य ने भी हामी भरते हुए कहा, आप हमारी हीरो हो, आप किसी से नहीं डरती, ध्रुव भैया से भी नहीं। डरना सीखा ही नहीं है, और जब कभी डरी भी हूँ तब मेरी दोस्त तनीषा ने पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ाया है। तभी रत्ना जी वहां आ गई और कहने लगी, तारा मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तारा उनके साथ ऊपर कमरे में गई, जहाँ ध्रुव और ग्रीष्मा पहले से मौजूद थे। क्या हुआ आंटी? रत्ना जी ने गहरी सांस ली और बताया, हमारे परिवार में एक परंपरा है, फेरों के समय दुल्हन लंबा घूंघट करती है और दूल्हा सेहरा पहनता है। शादी से पहले दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। समस्या ये है कि ये दोनों इस रस्म को मानने से इनकार कर रहे हैं। रत्ना जी ने हारी हुई आवाज में कहा। ध्रुव तुरंत बोला, क्योंकि ये पुरानी सोच है, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहस बढ़ने लगी। आखिरकार रत्ना जी ने तारा की तरफ देखा। अब तुम ही समझाओ इन्हें। तारा ने कुछ पल सोचा। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन पहली बार मैं ध्रुव सर की बात से सहमत हूँ। यहाँ सब अपने ही लोग हैं। ध्रुव तुरंत मुस्कुराया। चलो शुक्र है, कोई तो समझदार निकला। रत्ना जी का चेहरा उतर गया। तभी ग्रीष्मा ने धीरे से कहा, लेकिन मैं मम्मी जी की बात से सहमत हूँ, मुझे रस्म निभाने में कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रत्ना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव और तारा दोनों हैरानी से ग्रीष्मा को देखने लगे। तुम्हें क्या हो गया है ग्रीष्मा, तुम तो इतनी मॉडर्न हो, फिर ये रस्म क्यों? ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा। ग्रीष्मा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी रत्ना जी उसके पास आते हुए बोली, अरे बस ध्रुव, अगर मेरी बहू को ये सब मंजूर है तो अब तू कुछ नहीं कह सकता। वो ग्रीष्मा को अपने साथ ले जाने लगी। तभी तारा अचानक से बोली, रुको। रत्ना और ग्रीष्मा ने मुड़ के उसे देखा। तारा कुछ सोच के बोली, कहीं शादी से भागने का प्लान तो नहीं आपका? ये सुनते ही ग्रीष्मा की आंखें फैल गई। उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। ध्रुव और रत्ना तारा और ग्रीष्मा को देखने लगे। रत्ना जी हैरानी से ग्रीष्मा को देख रही थी। तभी तारा बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप लोग तो सच में सीरियस हो गए। वो हंसने लगी और साथ ही ग्रीष्मा भी। कैसी बातें कर रही हो तारा? ग्रीष्मा ने हंसते हुए कहा। तभी रत्ना जी सख्ती से बोलने लगी, ऐसे मजाक अपने दिमाग में ही रखो। शादी से 2 दिन पहले ऐसी अशुभ बातें करने का शौक है तो अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। वो गुस्से में वहां से चली गई। तारा का मुंह लटक गया। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, सॉरी ग्रीष्मा। अब सॉरी का क्या फायदा, माँ का मूड तो ऑफ कर दिया तुमने। ध्रुव ने भी थोड़ी सख्ती से कहा। फिर उसने ग्रीष्मा से पूछा, और तुम इस रस्म के लिए क्यों मान गई? मैं जानती हूँ कि ये सब पुरानी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन चीजों में विश्वास करती हूँ। और वैसे भी आंटी कितनी खुश थी उस रस्म के लिए। ग्रीष्मा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ध्रुव ने उसकी बात काट दी। तो भी ग्रीष्मा, वो रस्में पहले के टाइम वैलिड थी, अब नहीं। तारा को भी इस बार ध्रुव की बात सही लग रही थी, इसलिए वो चुप रही। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ग्रीष्मा ने आखिरी कोशिश की। तुम करना चाहो तो करो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं ये रस्म नहीं निभाऊंगा। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। तभी तारा ने ग्रीष्मा के पास आकर कहा, आपके पास मना करने का अच्छा मौका था, फिर आपने हाँ क्यों कह दी? ग्रीष्मा हल्का मुस्कुराई। तुम नहीं समझोगी तारा, लड़की की शादी सिर्फ लड़के से नहीं पूरे परिवार से होती है। कुछ बातें अपनों की खुशी के लिए माननी पड़ती है, लेकिन जिस बात के लिए दिल ही न माने। तारा बोल ही रही थी कि ग्रीष्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा, कभी कभी दिल से पहले रिश्तों को रखना पड़ता है। उसने बात खत्म की और कहा, मैं ध्रुव को मनाने जाती हूँ, शायद वो नाराज हो गया होगा। तारा उसे जाते हुए देखती रही। उसे ग्रीष्मा का व्यवहार अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। रात के 11 बज रहे थे। ध्रुव उमेद भवन के गार्डन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके पास कॉफी का मग रखा था। तभी ग्रीष्मा उसके पास आकर बैठ गई। गुस्सा हो? तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। ग्रीष्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे हाँ नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मम्मी जी बहुत प्यार से कह रही थी। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, कल को वो प्यार से तुम्हें मुझसे दूर होने को कहेंगी तो क्या मान जाओगी? ग्रीष्मा चुप हो गई। ध्रुव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो मुझे अच्छा लगा कि तुमने उनकी खुशी का सोचा, लेकिन आगे से ऐसी किसी चीज के लिए हाँ मत कहना जो तुम्हारा दिल नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये रस्म मान लो। ध्रुव ने माथा पकड़ लिया और कहा, मतलब मेरी इतनी देर की स्पीच बेकार गई? फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अब तक मैं तारा को सबसे ज्यादा जिद्दी समझता था, लेकिन तुम उससे भी आगे निकली। ग्रीष्मा मुस्कुरा दी। लगता है तुम्हें तारा पसंद आने लगी है। ध्रुव ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उसे सिर्फ 3 दिन से जानता हूँ और 3 दिन में 100 बार लड़ चुका हूँ उससे। फिर भी लड़की अच्छी है ना? ग्रीष्मा के कहते ही ध्रुव ने भी थोड़ा सोचा और फिर सिर हिलाया। हाँ लड़की अच्छी है। इतना कहते हुए उसकी नजर सामने खिड़की पर गई जहाँ तारा खड़ी थी। ग्रीष्मा ने फिर कहा,
प्लीज मम्मी जी की खुशी के लिए मान जाओ। ध्रुव कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। लगता है अच्छी बहू होने के पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। ग्रीष्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मतलब मान गए? ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया। खुश होकर ग्रीष्मा ने उसे गले लगा लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा आप जाओ और मम्मी को खुशखबरी दे दो। ग्रीष्मा खुशी खुशी वहां से चली गई। ऊपर खड़ी तारा ये सब देख रही थी। वो बड़बड़ाने लगी। आखिर ग्रीष्मा ने इस खड़ूस को मना ही लिया। पहली बार इसे मुस्कुराते देखा है। मुस्कुराते हुए तो ठीक लगता है, फिर पता नहीं हमेशा टिंडे जैसी शक्ल क्यों बनाकर रखता है। तारा दीदी, ध्रुव भैया को टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। साहित्य ने पीछे से कहा। फिर भी टिंडे की तरह मुंह फुलाकर रखते हैं। साक्षी अचानक बोली। आपको अभी भी ग्रीष्मा में कुछ अजीब नहीं लगता? तारा ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। लगता तो है, कई बार उनकी बातें मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी वो सब कुछ इतने अच्छे से समझा देती है कि भरोसा हो जाता है। साक्षी और साहित्य एक दूसरे को देखने लगे। वो हर इंसान से अलग बात करती है, हमें कुछ और कहती है, भाई को कुछ और मम्मी को कुछ और। तारा सोच में पड़ गई। हाँ, इस बार मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। रत्ना आंटी से उन्होंने कहा कि वो अंधविश्वास में विश्वास करती है। मुझे कहा कि मम्मी जी की खुशी के लिए मान रही है, और ध्रुव सर को क्या कहा पता नहीं, इसीलिए तो वो हमें फेक लगती हैं। साक्षी बोली। तभी तारा को लगा कि उसे ऐसे ग्रीष्मा के बारे में नहीं कहना चाहिए। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हो सकता है तुम लोग उन्हें गलत समझ रहे हो, थोड़ा समय दो। लेकिन दोनों ने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद बात पढ़ाई पर आ गई तो तारा ने कहा, मैं जाते जाते रत्ना आंटी से बात करूंगी कि तुम दोनों को बाहर पढ़ने भेजे। सच? साहित्य की आंखें चमक उठी। तभी साक्षी ने कहा, लेकिन ध्रुव भैया से बात कीजिएगा, घर में उन्हीं की चलती है। साहित्य ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ सोच साक्षी, अगर हम बाहर चले गए तो ग्रीष्मा का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। तारा हंस पड़ी। पागल हो तुम दोनों। तीनों कुछ और देर बातें करते रहे और फिर गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों में चले गए। अगला पूरा दिन शादी की बाकी रस्मों में निकल गया। हल्दी के बाद संगीत का कार्यक्रम था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। रत्ना जी को ग्रीष्मा बहुत पसंद थी और लगभग पूरा परिवार भी उसे पसंद करता था। रात को संगीत के बाद ध्रुव और ग्रीष्मा की एक छोटी सी मुलाकात पैलेस की छत पर हुई। ये पूरी व्यवस्था तारा ने की थी। उसे छत को खूबसूरती से सजवाया था और खुद दूर खड़ी पहराती रही थी ताकि कोई वहां ना आ जाए। ध्रुव पीछे से आकर ग्रीष्मा के पास खड़ा हो गया। सोचा नहीं था शादी से पहले ऐसे मिलेंगे। इस बार तारा ने सच में अच्छा काम किया है। उसके कहते ही ग्रीष्मा भी मुस्कुराने लगी। वो बहुत अच्छी है, देखो ना हमारे लिए कितना कुछ किया है। कुछ पल बाद ग्रीष्मा ने कहा, ध्रुव प्लीज उसे शादी में आने की परमिशन दे दो ना, इतने कम समय में वो परिवार जैसी बन गई है। ध्रुव ने सिर हिलाया। नहीं, अगर उसे आने दिया तो बाकी रिश्तेदार सवाल करेंगे, वो पहले ही नाराज है। ग्रीष्मा थोड़ी मायूस हो गई। ध्रुव ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और कहा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, कल के बाद सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। उसे हल्के से ग्रीष्मा के गाल पर किस किया। ग्रीष्मा शर्मा गई और आंखें बंद कर ली। दूर खड़ी तारा ने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया और मन ही मन सोचने लगी, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। भगवान जी इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखना। पहली बार उसने आसमान की तरफ देखकर शिकायत नहीं बल्कि किसी और के लिए दुआ मांगी। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा जो ध्रुव के गले लगी हुई थी, वो तारा को देख मन ही मन सोचने लगी, सॉरी तारा, लेकिन खुद को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी। उसके चेहरे पर ऐसी साजिश के भाव थे जिसे कोई भी देखता तो समझ जाता कि ग्रीष्मा के बारे में साहित्य और साक्षी ठीक कहते थे। अगले दिन शाम होते होते उम्मेद भवन पैलेस रोशनी से जगमगा उठा था। कुछ ही देर में ध्रुव और ग्रीष्मा की शादी होने वाली थी। सिक्योरिटी कारणों से ध्रुव ने शादी में बहुत कम लोगों को आने की इजाजत दी थी। ग्रीष्मा के बार बार कहने के बावजूद उसने तारा को भी शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। घर के सभी लोग तैयारियों में व्यस्त थे। ध्रुव अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसके साथ साक्षी और साहित्य भी मौजूद थे। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर ध्रुव बोला, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम दोनों किसी भी फंक्शन में ठीक से शामिल नहीं हो रहे। अच्छा बताओ, शादी के गिफ्ट में क्या चाहिए? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम मांगेंगे और आप तुरंत दे देंगे। साक्षी मुंह बनाकर बोली, हाँ, हर बार की तरह आखिर में मना ही करना है तो हम मांग कर अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं? साहित्य ने कहा। ध्रुव हल्का मुस्कुराया और कहने लगा, तुम दोनों इतने बड़े कब से हो गए कि मेरे मना करने पर तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी? अच्छा डब्बू, बताओ किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए? और चिंटू, मैंने पिछली बार कैमरा छीन लिया था, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए नया कैमरा और लेंस मंगवाए हैं। साक्षी और साहित्य एक दूसरे को देखने लगे। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? साहित्य ने पूछा। जरूर सपना ही होगा, साक्षी ने हामी भरी। ध्रुव हंस पड़ा। अपने दोनों भाई बहन को ऐसे देख उसे पुरानी चीजें याद आने लगी जब वो तीनों मिलकर घंटों बातें करते थे। उसे धीरे से कहा, मैं पिछले 2 महीने से बिजी था, इसलिए तुम दोनों को समय नहीं दे पाया। इतनी सी बात के लिए नाराज हो गए? नाराज होने की वजह सिर्फ यही नहीं है, आपकी होने वाली वाइफ की वजह से हमें ठीक से शॉपिंग तक नहीं करने मिली, साक्षी बोली। ध्रुव फिर मुस्कुराया और अपनी शेरवानी ठीक करने लगा। साक्षी और साहित्य को घूरते देख उसने कहा, अच्छा बाबा, शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ध्रुव ने साक्षी को गले लगा लिया। उससे बात करके दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। दूसरी ओर तारा ग्रीष्मा के कमरे में थी। लाल जोड़े में सजी ग्रीष्मा बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन तारा को ऐसे खुश देख उसे गिल्ट होने लगा। तो उसने कहा, आई एम सॉरी तारा, मैं ध्रुव को नहीं मना पाई। मैं चाहती थी कि तुम मेरी शादी अटेंड करो। तभी तारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, ओफो, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही है? मैं भी शादी अटेंड करना चाहती थी, पर अब ध्रुव सर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं। कोई बात नहीं, मैं बाहर घूम आऊंगी। उसने ग्रीष्मा को जोर से हक किया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ग्रीष्मा अंदर से बेहद परेशान है। वो बार बार अपना मेकअप ठीक कर रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। उसने तारा को देखा और फिर उठकर कमरे के कोने में चली गई। तारा को लगा वो 2 मिनट में लौट आएगी, लेकिन काफी देर वो कॉल पर ही लगी रही। तारा भी चिंतित हो रही थी, पर उसने उसके पास जाना ठीक नहीं समझा। लगभग आधे घंटे बाद ग्रीष्मा वापस आई तो उसकी आंखें लाल थी और उनमें आंसू भरे हुए थे। तारा तुरंत उसके पास पहुंची और उसके आंसू पोंछने लगी।
आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, इमोशनल होना नॉर्मल है, लेकिन प्लीज रोइए मत। तारा की बात सुनकर ग्रीष्मा और जोर से रो पड़ी और उससे लिपट गई। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने थोड़ी देर बाद कहा, मैं आपकी मम्मी को बुलाती हूँ। तारा मुड़ी ही थी कि ग्रीष्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं तारा, मेरे रोने की वजह मम्मी पापा नहीं है। तारा की भौहें सिकुड़ गई। उसने हैरानी से पूछा, तो क्या हुआ? ग्रीष्मा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ग्रीष्मा ने हिम्मत करके कहा, मेरा छोटा भाई वो लंदन से मुझे सरप्राइज देने आ रहा था, अभी कॉल आया है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। तारा जैसे पत्थर की हो गई। गॉड। वो धीरे से बेड पर बैठ गई। किसी अपने को खो देने का दुख वो जानती थी। वो कहने लगी, ये बहुत बुरा हुआ। ग्रीष्मा भी दुखी होते हुए कहने लगी, मेरे लिए हमेशा यही गिल्ट रहेगा कि मेरी शादी में आने की वजह से उसकी जान चली गई। मैं आखिरी बार उसका चेहरा तक नहीं देख सकती। वो फूट फूट कर रो रही थी। तारा जल्दी से उसके पास गई और उसके आंसू पोंछते हुए उसे सहानुभूति देने लगी। आप ध्रुव सर से बात कीजिए, तारा ने कहा, लेकिन ग्रीष्मा ने मना कर दिया। नहीं, वो मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे अपने भाई को आखिरी बार देखना है। तारा कुछ नहीं कह पाई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ग्रीष्मा की मदद कैसे करे। कुछ देर बाद ग्रीष्मा अचानक बोली, तारा तुम मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? ग्रीष्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी जगह दुल्हन बनकर यहाँ बैठ जाओ। तारा तुरंत एकदम पीछे हो गई। क्या आप होश में? आपकी शादी होने वाली है, उसने हैरानी से कहा। तभी ग्रीष्मा ने उसे कहा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें ध्रुव से शादी करने के लिए नहीं कह रही, बस 2-2.5 घंटे के लिए मेरी जगह बैठने को कह रही हूँ। मैं भाई के अंतिम दर्शन करके शादी शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी फेरों तक कोई मेरा घूंघट नहीं उठाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तारा ने साफ मना कर दिया। उसे लग रहा था कि ये बहुत बुरा आइडिया था। वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी ग्रीष्मा ने आखिरी दांव चला और मासूम बनते हुए कहा, अगर आज तुम्हारी अपनी बहन होती या तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हुआ होता, तब भी क्या तुम उसे अकेला छोड़ देती? तारा के कदम वहीं रुक गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तारा, मैं समय से वापस आ जाऊंगी, अगर देर हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत लौट आऊंगी। ग्रीष्मा बार बार हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी। आखिरकार उसका दर्द देखकर तारा का दिल पिघल गया और उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ग्रीष्मा की आंखों में राहत भर आई। कुछ देर बाद उसने तारा को बिल्कुल अपने जैसा तैयार कर दिया। वही लहंगा, वही गहने, वही मेकअप। उसे देखकर खुद तारा भी हैरान रह गई। ग्रीष्मा की आंखें भर आई और वो कहने लगी, तुम अपनी शादी के दिन भी इतनी खूबसूरत लगोगी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो फिर एक बार तारा के गले लग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तारा ने धीमी आवाज में कहा। ग्रीष्मा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं जितना जल्दी हो सकेगा लौट आऊंगी, और अगर 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो तुम फेरों के लिए चली जाना। मैं बीच में आकर सब रोक दूंगी और सबको सच बता दूंगी। ये सुन तारा और घबरा गई। भगवान करे उसकी नौबत ही ना आए। ग्रीष्मा ने सिर हिलाया और अगले ही पल वो कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तारा दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। करीब आधा घंटा बीत चुका था। तारा कमरे में अकेली बैठी थी और घबराहट के मारे उसकी हालत खराब थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और मन